वो दूसरे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो कैसे कैसे खड़े रहेंगे अपने एथिक्स पर और दोबारा से उस पुरानी लकीर को मिटाने की कोशिश कैसे करेंगे, ये सब भी देखने को पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपने करियर का अंत करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार ने क्या किया ये देखना पड़ेगा। अब ये नहीं पता नीतीश कुमार जासूस बन के गए थे या अपनी मर्जी से गए थे। जी, नीतीश कुमार किन परिस्थितियों में गए थे लगभग संभवतः हम सब लोग जानते हैं, और उनका खुद का आकलन वो भी एक सर्वे के आधार पर गए थे, और उनका सोचना था कि एनडीए इज ऑल पावरफुल। पर इसमें सबसे बड़ी बात जो कोई बात नहीं कर रहा है अभी कि सर्वे देख के गए थे कि सर्वे एनडीए पावरफुल है इसलिए चले गए थे। हमें तो लगा था कि अंदर विवाद हुए, उसको देखते हुए चले गए थे। नीतीश कुमार नहीं, ये भी हो सकता है विनीता जी किसी जो है थ्रेट में गए हों, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 मुख्यमंत्री दबाव उन पर बहुत बनाया गया था, उस दबाव से रिलीज होने का टाइम आ गया शायद। अब नीतीश कुमार भी लंबी सांस ले पाएंगे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो शायद इसी दिन का, देखिए नीतीश कुमार और शायद एक और बात है विकास जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। तेजस्वी और लालू यादव ने, इनके परिवार ने नीतीश कुमार को लेकर एक बार भी कुछ गलत नहीं बोला है। आप देख रहे हैं, मतलब इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कहानी कुछ और भी रही हो पर्दे के पीछे, एक बार उन्होंने गलत नहीं बोला है। ठीक है, नीतीश कुमार ने बच्चों तक आकर के बोल के ये साबित करने की कोशिश की है एनडीए में कि भाई वो पूरी तरह से सामने वाले को ताक पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से एक बार भी बैकफायर नहीं हुआ है उनके लिए। जी बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको कुछ और बात भी बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी काफी सालों से, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने बारे में सोचने की एक बुरी आदत पड़ गई है, और वो बेसिकली अपना वोट बैंक को बचाते हुए जितना वो बचा सकते हैं उस हिसाब से उन्होंने मूव लिया था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग एक जो वर्ग है उस वर्ग को ये लगता था कि मोदी जी इज अनडिफीटेबल। जैसे मंडे को स्टॉक मार्केट खुला, 3-3.5% की बढ़त आई, आज 8% की बढ़त के साथ अभी कुछ शॉर्ट कवरिंग के चलते शायद ऊपर आ गया है। पर लोगों को ये लगता है कि बीजेपी इन द लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी इज इनविंसिबल, उनको हरा नहीं सकते थे। मैं सोचता हूं कि नीतीश बाबू को भी इससे कोई, अब देखिए ना बीजेडी की भी वही स्थिति है, बीजेडी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया या कोएलिशन किया, और बीजेडी उड़ीसा से साफ है। तो लगभग बीजेपी की ये स्थिति है कि उनकी सारी जो उनके पास टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज थी वो एक्सपोज हो गई हैं या यूज हो गई हैं। अब बीजेपी को अगर कल नीतीश बाबू छोड़ देते हैं और चंद्रबाबू नायडू जी भी छोड़ देते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी को थोड़ा सा भी आश्चर्य होना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पीएम मोदी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से दोनों ही संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी, इधर पीएम मोदी भी। इसी तरह से यहाँ पर मतलब जेडीयू के साथ भी यही चीज है। देखिए जरा गजब की बात है, दोनों अलायंस खतरे में पड़ गए हैं आज पीएम मोदी के। बिल्कुल। और एक और बात बताता हूं कि जो बीजेपी के अंदर का, देखिए जेपी नड्डा जी का वो बयान कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये बहुत सारी फॉल्ट लाइंस आरएसएस और आपने याद दिला दिया। हाँ, आपने याद दिला दिया। आरएसएस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, इस बार हमने कई बार चर्चा की कि आरएसएस जो है वो क्या कर गई इस बार। नागपुर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना गडकरी से मिले ना भागवत से मिले, और वापस आ गए, बहुत सारे लोगों से मिले जी, कोई खास लोगों से नहीं मिले, बट इनसे तो मुलाकात कम से कम नहीं हो पाई थी। यहाँ पर नितिन गडकरी का भी एक कद बहुत बड़ा बढ़ गया आज अंदर पार्टी के अपने आप ही। कैसा लगता है इसमें? जी विनीता जी, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहता हूँ कि जो सर्वे करने वाले, शीर्ष सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, प्रदीप भाई और सी वोटर, उनके सर्वे में एक बात निकल के साफ आई थी कि काम के दम पर, मोदी जी के बाद काम के दम पर अगर कोई नेता पूरे इंडिया में बहुत लोकप्रिय है वो नितिन गडकरी साहब हैं। सड़क के चलते, अगर सड़क वाली बात है तो नितिन गडकरी को एक डेवलपमेंट पुरुष की तरह भी देखा जा रहा है शायद मोदी जी के बाद। अब इसमें होगा क्या, ये बात अगर उनको अपने सर्वे की कुछ बातें माननी है तो भाई ये बातों में से उन्होंने खुद ही कई जगह डेवलपमेंट में तो मुझे लगता है नितिन गडकरी मोदी जी से आगे ही है, क्योंकि मोदी जी नितिन गडकरी के ही सारे काम का बखान चुनाव के दौरान करते रहे। पिछले 2 चुनाव में, तीसरे में ये, मतलब 2 में दोनों ने किया। मैं उनके सर्वे की बात बिल्कुल अपनी मेरी भी निजी राय जो आप है बात कह रहे हैं सही है, पर उनके सर्वे में ये निकल के आया था। तो अब इसमें होगा क्या कि बीजेपी की फॉल्ट लाइंस उभर के आएंगी, जो कुछ नेता बहुत परेशान थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ट्रांजैक्शनल यूज है। आज अगर आप अपनी दम पर सिर्फ मोदी जी के नाम पर 32% वोट, 6% वोट, 8%, 15% वोट, आज वो वोट है कहां भाई? ये बात थी, बीजेपी अपनी दम पर 300 नहीं ला सकती थी, बीजेपी मोदी जी के सहारे ही 300 ला सकती थी। अगर बीजेपी मोदी जी के सहारे 300 नहीं ला पाई तो फिर मोदी जी की यूटिलिटी पर विचार करेगी बीजेपी।
आरएसएस बीजेपी के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगा। और मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, 1950 के दशक में जनसंघ वाज नॉट अ नेचुरल चॉइस ऑफ आरएसएस टू अलाइन फॉर पॉलिटिकल गेन और रीजंस। ये बात अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो किताब है उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। आज अपन इतने साल बाद, वापस 75 साल बाद एक दोराहे पर खड़े हो गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी अपने संबंधों के बारे में दोबारा से सोचना और विचारना शुरू करेगी। मुझे लगता है जेपी नड्डा जी का वो बयान काफी मूर्खतापूर्ण था और उनको शायद ऐसा बोलना बहुत भारी पड़ेगा और बहुत समझाना बुझाना पड़ेगा। और कांग्रेस और चुनाव के इन परिणामों ने उस स्थिति को और मैग्नीफाई और भयावह कर दिया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने आरएसएस को और बिगाड़ दिया, उनके रिश्तों को खराब कर दिया और ज्यादा। जी यहाँ पर इस बार आरएसएस के हर व्यक्ति, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुलाकात और बात हुई इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो उनका ये कहना था साफ तौर पर इस बार चिंता है, इस बार बहुत चिंता है। इस बार पहले जैसी स्थितियां नहीं बची हैं, लगातार वो ये बात कह रहे थे। बीजेपी के तमाम नेता ये बात कह रहे थे कि इस बार की स्थिति ठीक नहीं है। दो लोग शीर्ष पर, दोनों जिनकी फोटो आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें, मोदी और अमित शाह, यही दोनों चिंता में थे, लेकिन लोगों को कह रहे थे कि सब कंट्रोल में है। जिस कंट्रोल की बात इन्होंने की थी, जो डीएम वाले मामले पर जयराम रमेश और कांग्रेस ने हथियार चलाया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट की बिगाड़ कर रख दी हैं। आज ये साबित हो रहा है कि एग्जिट पोल नहीं है, वो खुद में एक हथियार है चुनाव के लिए मदद करने का, किसी और के लिए भी। अजय जी, मैं और ज्यादा इंतजार इस बात पे कर नहीं पाऊंगी। आपको लग रहा है आप कर सकते हैं? अभी भी आपको लग रहा है कि आंकड़े कुछ बदल सकते हैं? आपने मुझसे पूछा? जी हाँ जी। देखिए, आंकड़े जो हैं, इससे पहले एक और बता दूं मैं, स्मृति ईरानी 75,000 वोटों से पीछे चल रही है, फंस गई है स्मृति ईरानी अमेठी में। ये बात भी आ रही थी तस्वीर कि स्मृति ईरानी फंस जाएंगी, उनका मामला इस बार इजी नहीं है। पिछली बार भी किस तरह जिताया गया था, इस बार कुछ काम नहीं आ रहा है। इस बार मुझे लगता है इस देश में अफसरशाही की जो बात हो रही थी, तमाम अफसर इस बार शायद किसी दबाव में न रहकर निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। जैसा कि ये कहा भी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने कि योगी आदित्यनाथ भी इस बार बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, निष्पक्ष होकर काम करे, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं की है। तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये याद आ रहा है मुझे कि योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, जिसकी चर्चाएं हुई, और इस हद तक जीरो टॉलरेंस आ चुका है कि अमेठी के कुछ लोगों के द्वारा कुछ पत्रकारों पर एफआईआर करा दी गई। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। वाकई में ये इंटॉलरेंस लोगों के अंदर पैदा करती गई, जो आज दिख रहा है। अजय जी, अमेठी की बात आपने कही है। अमेठी की जनता ने तो इस बार ये बता दिया कि भाई आप हमसे दूर रहोगे, हम आपसे दूर हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है। और जहां तक आप नंबर्स की बात कर रही हैं, तो मेरा अभी भी मानना है, और मैं इसमें कोई पार्टी लाइन पे बात नहीं कर रहा, पर चेंजेस जो होंगी, मुझे लगता है बीजेपी विल क्रॉस 272 एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और एनडीए विल क्रॉस 300, 310, 15 के आसपास रहेगा। जो अभी तस्वीर आप दिखा रही हैं उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं। आने वाले 2 घंटे में क्या होगा गॉड नोस, पर आने वाले 2 घंटे में भी मेरे इक्वेशन के हिसाब से आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया जहां पर है वहीं से थोड़ा बहुत 5-10 का फासला वो कवर कर पाएंगे। और इसके पहले आपने जेडीयू और टीडीपी की बात की थी। अगर जेडीयू और टीडीपी की बात चल रही है, सोर्स बेस्ड आपने कहा था, अगर चल रही है इंडिया के साथ, तो इंडिया के लिए मुश्किल का रास्ता बन जाएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये क्विज शो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सारे तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार कांग्रेस इस चीज पे मानने वाली है, और जनता दल नीतीश जी बिना उसके जाएंगे नहीं। आगे क्या होता है अभी 2 घंटे में पता चल जाएगा। पर मुझे अभी भी कहना है कि 272 का जो फिगर है वो बीजेपी क्रॉस कर रही है। विनीता जी, जी मैं अजय जी की बात को एक बात और बता रहा। इस वक्त देखिए क्या होता है, स्थिति अभी ऐसी है जो इमरजेंसी के बाद के चुनाव में हुई थी कि भाई अभी इनको हटाओ, अभी इंदिरा जी को हटाओ, अभी तो कोई भी चलेगा, हमको प्रधानमंत्री। तो जो आप कह रहे थे,
अभी स्थिति ऐसी है कि अभी इनको हटाओ, अगर मौका मिलेगा तो बहुत सारे लोग इस बात को त्याग करना रह जाएंगे और आपस में समझबूझ बना लेंगे। 1996 में भी हुआ था, 1977 में भी हुआ था, और मुझे लगता है कि इस बार भी होगा। अगर नंबर्स हैं तो ना नीतीश जी को कोई गुरेज रहेगा, ना शायद चंद्रबाबू नायडू जी को रहेगा, और वो इंडिया अलायंस के लोगों से बात करेंगे। दूसरी बात में आपको याद होगा कि जनता दल का क्या हश्र हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। विनीता जी, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, वो सुन लीजिएगा। अभी सूत्रों से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार जी निकल गए हैं और राहुल गांधी से शाम को मुलाकात हो सकती है। ये इंडिया गठबंधन में वापस लौटने की तैयारी, ये ब्रेकिंग न्यूज है। अभी मुझे सूत्रों से खबर मिली है। तो मतलब तो फिर साफ हो गया, नीतीश कुमार इतनी जल्दी राहुल गांधी से मिलने निकल पड़े तो खिचड़ी क्या पक रही थी सर? देखिए, जो अभी तक 242 दिख रही थी, इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी 239 हो चुकी हैं। अब बहुत ज्यादा सीटें चाहिए एनडीए के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, और ये नतीजे स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी नहीं लाई और ये बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है, अगर वो नहीं लाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिद्धांत जी किसी बात को एक बात विनीता जी, एक बात समझ लीजिएगा, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से, आज से नहीं कह रहा हूँ, कि अगर 272 सीटें बीजेपी नहीं लाती है तो टीडीपी और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि अभी वो दबाव में हैं। टीडीपी दबाव में भले ही नहीं है, वो से भी सर 2 भी नीचे हुई तो छोड़ देंगे, 2 भी। हाँ, मैंने ये बोला था कि 2 भी नीचे हुई तो छोड़ देंगे, मैंने बोला था 2 भी नीचे हुई तो छोड़ देंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि टीडीपी का गेम अलग था। टीडीपी अपनी सरकार बनाना चाहती थी आंध्र प्रदेश में, वो दबाव में नहीं थी, मगर नीतीश कुमार को, जिस तरह अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से ईडी ने और सीबीआई ने अपना एक जबरदस्त काम किया था, वो दबाव को एक मैनिपुलेशन के तहत नीतीश कुमार की बेहतरीन मूव था। याद करिएगा, मैंने ये कहा था कि एक बेहतरीन मूव है कि उन्होंने जो है सीटें भी अपने हिस्से में ले ली, और अब यहाँ पर जो है इनको लड़ने के लिए अलग से भी छोड़ दिया है। तो सिचुएशन जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में मुड़ रही है, और नीतीश कुमार पर कोई बड़ी सहमति में मेरे ख्याल से किसी को गुरेज नहीं होगा, और नीतीश कुमार इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार एक बहुत जबरदस्त राजनेता है, वो ये नहीं चाहेंगे कि कम से कम वो, जहां पर राजनाथ सिंह की कोई वैल्यू ना रही हो, जहां पर रविशंकर प्रसाद की कोई वैल्यू ना हो, जहां जिस पार्टी में मात्र 2 इंसान नजर आते हो, जिसमें से एक का नाम अमित शाह और दूसरे का नरेंद्र मोदी हो, उसके अलावा इस पार्टी में संघ की भी कोई औकात ना रही हो, ऐसी में नीतीश कुमार आकर या टीडीपी वाला आकर अपने गले में पट्टा बंधवाएंगे, मैं मानने के लिए तैयार रही हूं। मुझे लगता है कि गेम ओवर हो चुका है और सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनाने की तैयारी कर चुका है, या कर रहा है, या बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि यहाँ पर सब कुछ पहले से फिक्स था, गठबंधन जानना था मुझे क्या करना है। नहीं, मजबूरी थी। देखिए विनीता जी, बड़ी सीधी बात है, स्पष्ट है कि आपने देखा किस तरीके से पूरे देश के अंदर ईडी घूम रही थी, पूरे देश में घूम रही थी, बढ़त ले रही है। और जो मुझे दिख रहा है कि एनडीए जी जी वाहिद भाई, जी मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि एनडीए जो है, अब एनडीए में कौन है? एनडीए में 2 ही घटक अब मान के चले ना, एक टीडीपी है और एक जो है आपका नीतीश कुमार है। जो आपका बीजेडी का गठबंधन था, बीजेडी वाले पे से तो सारी सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है, तो बीजेडी के पास तो बहुत ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। अगर सिर्फ जो है इनमें से अगर नीतीश कुमार अकेले क्विट कर जाते हैं या टीडीपी वाले क्विट कर जाते हैं, तो भी एनडीए मिलकर सरकार नहीं बना सकता। स्थिति 229 तक पहुंच गई है, और मैंने 236 दिए थे, याद करिएगा। और मुझे लगता है कि क्विट कर गए तो एनडीए बचा क्या? देखिए, मैंने रात भी एक बात भूल गए हैं, मैंने रात बलट ठोक के कहा था कि मैं 236 से 237 देने के लिए तैयार नहीं हूं बीजेपी को, और 229-39 पर आ चुकी है। 3 सीटें और अगर नीचे आई तो मेरा प्रेडिक्शन हरफ बहरफ साबित होने जा रहा है, और मैंने ठोक के ये बात कही थी। और इसीलिए मैं सारी बातें ठोक के कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है बीजेपी का गेम ओवर हो गया है। अब एनडीए सरकार बनाएगा, अब इस पर बार्गेनिंग नहीं, कोई भी समझौता राहुल गांधी करेगा, कोई भी समझौता तमाम इंडिया के लोग करने के लिए तैयार होंगे।
अगर सत्ता में किसी भी तरीके से उन्हें बनानी पड़ती है, किसी को कुछ भी देना पड़ता है, देंगे। अमित शाह और मोदी से सत्ता छुड़ाने के लिए इस वक्त अपोजिशन के तमाम लीडर एकजुट होंगे। वो मौत छोटे से लालच में नहीं आएंगे। डेमोक्रेसी इस वक्त बचाना सबकी प्रायोरिटी है। और ये शब्द बार बार राहुल गांधी, बार बार अखिलेश यादव और बार बार जो है खड़गे साहब और तमाम लोगों ने इसकी जो है मतलब बाकायदा लोगों के सामने रखी है ये बात। और मायावती के चेहरे पर मेरा सवाल आपसे एक है, क्योंकि इतनी सारी बातें तो वाहिद भाई ने बता दी हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये बता दीजिए आप थोड़ा सॉर्टेड करके, सबकी कुंडली दबा के बैठे हुए आप